जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। पिछले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के सह विजेता रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने मंगलवार को कहा है कि वह यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए अपना मेडल दान करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए पैसे जुटाने के खातिर अपना नोबेल पदक नीलाम करेंगे। दिमित्री मुराटोव दानोविया गजेटा अखबार में प्रधान संपादक है। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार रूस के संचार नियामक ने मार्च की शुरुआत में 10 स्थानीय मीडिया संस्थानों के चेतावनी दी थी। इन संस्थानों पर रूस और सैन्य अभियान को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया गया था। जिन संस्थानों को नोटिस भेजा गया उनमें रेडियो स्टेशन इको मोस्कीव और एक समाचार पत्र नोवाया गजेटा भी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा का मानना है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां स्वभाव से निरंकुश भाजपा नीति केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी है। अभिनेता से नेता बने पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। वह दशकों तक भाजपा में रहने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा है कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निजी मतभेद नहीं है, लेकिन राजनीतिक मतभेद के निकट भविष्य में हल होने की संभावना नहीं है। अगर आप आजकल में ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, सावधान हो जाएं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने आज 240 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ट्रेनें कैंसिल करने का कारण संचालन व्यवस्था रखरखाव है, इसलिए घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट देखकर ही घर से निकले, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। रेलवे द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें से 22 मार्च को रवाना होने वाली 211 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जबकि 29 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। इसके अलावा 14 ट्रेन के समय में बदलाव और रूट को बदल गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भड़की हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही, इसलिए कानून व्यवस्था का संज्ञान लेने के लिए गृह मंत्रालय से एक टीम जाएगी और निरीक्षण करेगी। मजूमदार ने आगे कहा है कि हम 7 सांसदों की टीम लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो 72 घंटे में घटना की रिपोर्ट लेंगे। बीरभूम में जो घटना घटी वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि देश में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के 95% लोगों को कोरोना वायरस रोधी टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं 80% लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि अधिकतर पात्र लाभार्थियों को टीका लगाया जाता है और इसलिए टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेज हो गई है। इस सवाल पर कि क्या देश के अस्पतालों में जो कोविड टीके उपलब्ध हैं वह आने वाले समय में एक्सपायर होने वाले, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती परवीन पवार ने कहा है कि केंद्र टीकों के स्टॉक पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन 24 मार्च 2022 से किया जाएगा। यूपी बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशक विनय कुमार पांडे ने पहले ही बता दिया है कि हाई स्कूल की परीक्षाएं 12 दिनों में पूरी की जाएगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा इस साल 15 दिन में पूरी की जाएगी। जो छात्र इस साल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो परीक्षा में शामिल होने से पहले कुछ बात का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य भर में परीक्षा के लिए कुल 8,873 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। यूपी बोर्ड ने महामारी के कारण 2021 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित नहीं की थी। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई है और जिला अस्पताल के पास जाम खत्म करने के संबंध में सदस्यों ने विद्युत पोल हटाने के अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने अधिवासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया है कि जिला अस्पताल के साथ साथ कप्तानगंज में राष्ट्रीय मार्ग पर आर पार विद्युत तार को सुव्यवस्थित कराए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस एवं परिवहन विभाग संयुक्त विभाग और अभियान चलाकर लाइसेंस बिना हेलमेट तथा नशा करके वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूली वाहनों का फिटनेस जांच अभियान अप्रैल माह में संचालित करें। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह पार्टी सिर्फ देश को लड़ाना चाहती है। द कश्मीर फाइल मूवी का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान गए तो 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। मेरे पिता के मामा जी, उनके चचेरे भाई को मार दिया गया था। हम लोगों ने बहुत कुछ भुगता है और कश्मीर के हर वर्ग को झेलना पड़ा है। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान सेना पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि सुरनकोट में एक ही घर के 19 लोगों को मार दिया गया था, लेकिन गलतियां किसी से भी हो जाती है, सेना से भी हो जाती है, लेकिन यह मतलब नहीं कि सभी सैनिक गलत होते हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा है कि उनकी सरकार 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करेगी। मान ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि समूह सी और डी के 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया। भगवंत मान ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा है कि भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें होगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि देश में 60 किलोमीटर में केवल एक टोल प्लाजा होगा। अगर इसके बीच में कोई भी तो उसे 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम उन स्थानीय लोगों को पास प्रदान करेंगे जिनके पास आधार कार्ड है और जो टोल प्लाजा के पास रहते हैं। इसके अलावा मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि 60 किलोमीटर के भीतर केवल एक टोल प्लाजा होगा और यदि दूसरा टोल प्लाजा है तो उसे अगले 3 महीनों में बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में सोमवार को पद्म सम्मान हासिल करने वाली हस्तियां नेशनल वार मेमोरियल पहुंची और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के इतिहास में यह पहला मौका था जब पद्म सम्मान हासिल करने वाले लोग इस तरह से एक साथ नेशनल वार मेमोरियल पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में केंद्र सरकार की ओर से यह विजिट आयोजित कराई गई थी। होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पद्म सम्मान पाने वाली हस्तियों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की और कहा है कि इससे लोगों को मेमोरियल पर आने की प्रेरणा मिलेगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा में 8 लोगों के जिंदा जलाए जाने पर गवर्नर जगदीप धनखड़ ने दुख जताया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने बंगाल सरकार पर भी निराशा सता है और अपना एक वीडियो ट्वीट करते हुए जगदीप धनखड़ ने लिखा, भयानक हिंसा और आगजनी की घटना से संकेत मिलता है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बारे में चीफ सेक्रेटरी से मैंने रिपोर्ट तलब की है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवार के साथ है। इस बीच ममता बनर्जी सरकार ने घटना की जांच के लिए कमेटी गठन करने का फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 2022 से 23 के लिए अनुदान की मांग पर लोकसभा में जवाब देते हुए गडकरी ने कॉस्ट इफेक्टिव भारत में बनने वाले फ्यूल को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आशा व्यक्त की है कि यह फ्यूल जल्द ही एक वास्तविकता बन जाएगा जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा और दिल्ली के वातावरण की स्थिति में सुधार होगा। गडकरी ने सांसदों से परिवहन के लिए हाइड्रोजन तकनीक अपनाने का आग्रह करते हुए उन्हें अपने अपने जिलों में सीवेज के पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पहल करने को कहा। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जल्द ही सबसे सस्ता फ्यूल ऑप्शन होगा। प्रदेश में सूरज का तल्ख तेवर के कारण चैत मास में ही लोगों को जेठ की गर्मी का एहसास होने लगा है। प्रदेश का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार है। राजधानी पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। 2 दिनों बाद तापमान में आंशिक वृद्धि के आसार है। पटना का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान दर्ज किया गया। वहीं 20.1 डिग्री सेल्सियस अगवानपुर का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि देश में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के 95.5% लोगों को कोरोना वायरस रोधी टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं 80.6% लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि अधिकतर पात्र लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है, इसलिए टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए केवल एक बार भारत का विभाजन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेता हर दिन अपने बयानों के जरिए हिंदू और मुसलमान के बीच दरार पैदा कर और देश को बांट रही है। विदर्भ क्षेत्र में शिवसेना के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राउत ने उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली पार्टी को जनाब सेना और करार देने के लिए भाजपा की निंदा की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्य छोड़ दी है। वो उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में वही विपक्ष के नेता बने रहेंगे और अब तक अटकलें लग रही थी कि यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को उतारकर खुद बैठने में असफल रहे अखिलेश विधायकी भी छोड़ देंगे और सांसद ही बने रहेंगे। हालांकि आज उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपकर अटकलों पर विराम लगा दिया। वो आजमगढ़ से सांसद थे। अब यह कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव एक बार फिर से सांसद बनकर सांसदी पर विधायकों को तवज्जो देकर बड़ी रणनीति की तरफ इशारा कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।